हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूं इकोनॉमिक्स एट ईस्ट क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आप सभी को दिख रहा होगा आज हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्लास 12 का डिस्कस करने वाले हैं। तो ऐसे ही हम आने वाली क्लासेस में भी सारे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के वो डिस्कस करने वाले हैं। तो हर एक टॉपिक को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है उसे हम शॉर्ट वीडियो में समझेंगे। तो 15-20 मिनट की वीडियो होगी, ये उससे ज्यादा लंबी नहीं होगी। तो इसी वीडियो के थ्रू हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स को सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीके से समझेंगे। और ये कॉन्सेप्ट जो होता है वो हमारी कंट्री की ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन को समझने में मदद करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपके सबके माइंड में आएगा वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होती है। और एग्जामिनर भी आपसे बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन पूछ सकता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, उसके जितने भी हमारे मेजर कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करो। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? सिंपल शब्दों में बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है जो दिखाता है कि एक कंट्री ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दुनिया के बाकी देशों के साथ कितनी अर्न और कितना स्पेंड किया है। ठीक है, तो बेसिकली जो अर्निंग्स होती हैं और जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसको हम देखते हैं बिटवीन द रेजिडेंस ऑफ अ कंट्री। ठीक है, सो ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो दिखाता है कि एक कंट्री ने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में दुनिया के बाकी देशों के साथ कितनी अर्निंग की है और कितना एक्सपेंडिचर किया है। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की। अब आगे चलते हैं। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है ये ट्रेड, इन्वेस्टमेंट्स, लोन्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जैसी ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। ठीक है, कौन सी ट्रांजैक्शन? ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, लोन्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। इन सभी ट्रांजैक्शंस को बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या करता है? कवर करता है। अगर बात करें इनफ्लो की, इनफ्लो क्या होता है? इनफ्लो हमारा हुआ पैसा आना। और वहीं बात करें आउटफ्लो की, तो आउटफ्लो क्या होता है? पैसे का जाना। क्लियर? तो ये इनफ्लो आउटफ्लो इन सभी ट्रांजैक्शंस को भी रिकॉर्ड करता है। और जब हमारा इनफ्लो ज्यादा होता है और आउटफ्लो हमारा कम होता है तो इस कंडीशन में हमारा बीओपी जो होगा वो क्या होगा? सरप्लस होगा। और जब बीओपी हमारे डेफिसिट होगा तो वाइस वर्सा सिचुएशन होगी। वाइस वर्सा सिचुएशन मींस कि जो आउटफ्लो है वो ज्यादा हो और इनफ्लो हमारा कम हो। तो जब इनफ्लो कम होगा, आउटफ्लो ज्यादा होगा, तो उस वक्त बीओपी का क्या होगा? डेफिसिट होगा। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस क्या है, डेफिसिट क्या है, ये समझ आ गया? अगर अभी क्लियर नहीं है तो आगे जाके और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपके सारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के डाउट्स क्लियर हो जाए। तो बीओपी सरप्लस, बीओपी डेफिसिट क्या है ये पता चल गया। बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है वो समझ आ गया और इसकी डेफिनेशन। तो आप इसे एक लेजर की तरह समझ सकते हैं जो कंट्री के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का पूरा हिसाब रखता है। ठीक है, तो यही हमारा बीओपी कहलाता है। क्लियर? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में दो कंपोनेंट्स आपको पढ़ने को मिलेंगे, एक होता है करंट अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है वो हम यहाँ पर समझेंगे। बस फिलहाल आपको ये याद रखना है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और उसके जो दो कंपोनेंट्स हैं वो कौन से हैं, एक करंट अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट। क्लियर? तो चलिए इन्हें डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट अकाउंट की। ठीक है, कि करंट अकाउंट में कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। द करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स ऑल ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू गुड्स, सर्विस, इनकम एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यानी कि जो करंट अकाउंट होता है उसमें गुड्स, सर्विसेज, इनकम और यूनिलेटरल ट्रांसफर ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड इन गुड्स की। ट्रेड इन गुड्स को हम मर्चेंडाइज गुड्स भी बोलते हैं। तो गुड्स कौन से होते हैं? जो कि फिजिकल गुड्स होते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं। ठीक है, जिन्हें हम छू सकते हैं। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ फिजिकल गुड्स हमारा किस में आ जाएगा? ट्रेड इन गुड्स में, जिसे हम मर्चेंडाइज ट्रेड भी बोलते हैं। वहीं जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज का ट्रेड करते हैं तो वो इनविजिबल ट्रेड हो जाए, क्योंकि कोई सेवा देना, कोई सर्विस देना एक इनविजिबल ट्रेड है क्योंकि वो दिखता नहीं है। लाइक टूरिज्म, बैंकिंग, सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये सारी सर्विसेज जो होती हैं उन्हें हम फिजिकली नहीं देख सकते।
तो इन्हें हम इसलिए क्या बोलते हैं, इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम छू नहीं सकते। ठीक है, तो करंट अकाउंट में हमारा ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज होता है, जिनमें से गुड्स जो होते हैं उन्हें मर्चेंटाइज ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम फिजिकल गुड्स की एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। वही बात हम सर्विसेज के करते हैं, तो उस ट्रेड को हम इनविजिबल ट्रेड बोलते हैं, क्योंकि ये सर्विसेज हमारी दिखती नहीं है जिस तरीके से गुड्स दिखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इनविजिबल ट्रेड क्या होता है और कौन से अकाउंट में आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि करंट अकाउंट में आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज इनकम रिसीव्ड्स एंड पेमेंट्स। जो भी इनकम रिसीव्ड हुई है या जो पेमेंट्स हुई हैं वो सब भी इसमें इंक्लूड की जाती है, लाइक सैलरीज हैं, डिविडेंड्स हैं। डिविडेंड्स क्या होता है, प्रॉफिट। ओके, एंड इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो भी हमने फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया उससे आने वाला इंटरेस्ट भी हमारा करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। लास्ट वन इज यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या होते हैं, जितने भी हमारे रेमिटेंसेस होते हैं, गिफ्ट्स होते हैं या फॉरेन एड होते हैं जो एक कंट्री को मिलती हैं, वो सभी हमारे किस में आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर में। ठीक है, ट्रांसफर्स होते हैं नॉन रेंडरिंग एक्टिविटीज, यानी कि जिसमें हमने कुछ किया नहीं हो, लाइक गिफ्ट्स हैं हमारे, तो गिफ्ट्स हमारे क्या हैं, बिना किसी प्रोडक्टिव एक्टिविटी के करे हमारे को जो गुड्स मिलते हैं वो हमारे यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में आ जाते हैं। ओके, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, ये सब हमारे किस में आते हैं, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स में। क्लियर। अब देखिए करंट अकाउंट के लिए एक एग्जांपल हमने यहाँ पर दे रखा है। अगर इंडिया सॉफ्टवेयर सर्विसेज एक्सपोर्ट करता है, ठीक है, और फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है, तो ये करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा, क्योंकि यहाँ से जो इंडिया है वो एक्सपोर्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर सर्विसेज। ठीक है, ट्रेड इन सर्विसेज कर रहा है, किसको कर रहा है, यूएस को। तो यूएस से जो अर्न होगा फॉरेन एक्सचेंज हमारा, वो हमारा रिकॉर्ड किया जाएगा करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये एक तरीके से हमारी इनकम हुई, क्योंकि हम फॉरेन एक्सचेंज में अर्न कर रहे हैं, बट इंडिया के लिए तो वो इनकम है, क्योंकि इंडिया जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर रही है किसको, यूएस को। यूएस को सर्विस प्रोवाइड कर रही है, दैट्स व्हाई ये हमारी क्रेडिट साइड में आएगा करंट अकाउंट के। क्लियर, क्योंकि ये हमारी इनकम हो गई। चाहे हम दूसरी करेंसी में कमा रहे हैं, पर हो तो रहा है हमारा प्रॉफिट, हो तो रही है हमारी अर्निंग, राइट। तो यही सारी जो ट्रांजेक्शन्स होती है वो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि हम बाहर के जो देश होते हैं उनके साथ की गई ट्रांजेक्शन्स को यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, तो ये तो बात हुई करंट अकाउंट की। अब बात करते हैं कैपिटल अकाउंट क्या होता है। तो कैपिटल अकाउंट रिकॉर्ड करता है सभी ट्रांजैक्शन जो कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, लोन एंड रिजर्व से रिलेटेड होती है। कैपिटल का मतलब क्या होता है, पूंजी। तो जब कोई कंट्री अपनी कैपिटल बना रहा है, तो उसमें फॉरेन की इन्वेस्टमेंट, लोन और रिजर्व्स, ये सारी ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जब एक फॉरेन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, जैसे एप्पल का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ओके, तो फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में आके इन्वेस्ट करती है, तो वो क्या कर रही है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही है, कहाँ पर, इंडिया में। अब एप्पल ने अगर अपना प्लांट यहाँ पर सेट किया है, तो वो एक तरीके से इंडिया में क्या हो गई, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गई। कहाँ की इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन की, क्योंकि विदेश की है। तो विदेश से जब हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई, वो हमारे एफडीआईज में इंक्लूड हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट वन इज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, जिसे एफआईआई बोलते हैं हम लोग। फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग इन इंडिया स्टॉक मार्केट। इंडिया के स्टॉक मार्केट में जब फॉरेनर्स इन्वेस्ट करते हैं, तो वो हमारा किस में आता है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में आता है। ठीक है, जो कि कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट वन इज लोन्स एंड बोरोइंग्स। जब गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर फॉरेन सोर्सेज से लोन लेता है, अब सरकार ने लिया लोन या किसी प्राइवेट सेक्टर ने लिया लोन, किससे, फॉरेन से, तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वन इज चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स को मैनेज करता है, तो वो भी हमारा कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के जो भी रिजर्व्स हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे। ओके, तो इसे कौन मैनेज करता है, इसे आरबीआई मैनेज करती है, फॉरेक्स रिजर्व्स को। फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। क्लियर। तो एग्जांपल देखिए, अगर एक अमेरिकन कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, तो ये कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्यों होगा कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट, क्योंकि ये एक इनकम हुई, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रही है अमेरिकन कंपनी कहाँ पर, इंडिया में, तो इंडिया के लिए ये क्या हुई, इनकम हुई, तो ये हमारे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगी। क्लियर हुआ, करंट अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स आती हैं और कैपिटल अकाउंट में कौन सी ट्रांजेक्शन्स इंक्लूड की जाती हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए कि करंट में क्या इंक्लूड होगा और कैपिटल में क्या इंक्लूड होगा। आई होप ये वाला जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी का।
बस याद रखिएगा करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट और उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें याद रखना है, ठीक है। अब हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट अच्छे से समझ लिया, अब हम समझते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो बीओपी एंड बीओटी, इसमें पेमेंट की बात हो रही है, यहाँ पर ट्रेड की बात हो रही है। तो देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट अभी हमने पढ़ा कि इसमें रिकॉर्ड होती है कौन सी ट्रांजैक्शन, गुड्स सर्विसेज एंड कैपिटल से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन हमारी आती है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। वहीं बात करें बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो ट्रेड में सिर्फ गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। वहीं बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सा ट्रेड इंक्लूड किया जाता है, तो विजिबल और इनविजिबल दोनों ट्रेड इंक्लूड किए जाते हैं। क्योंकि विजिबल इसलिए क्योंकि गुड्स की बात हो रही है जो कि हमें दिखते हैं, और सर्विसेज जो होती है वो हमारी इनविजिबल होती है। तो गुड्स एंड सर्विसेज जब दोनों को इंक्लूड कर रहा है बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो इस वजह से विजिबल एंड इनविजिबल ट्रेड दोनों ही बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड किए जाते हैं। वहीं बात करें हम बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड ने पहले ही बोल दिया कि मैं वही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करूंगा जो गुड्स से रिलेटेड होगी, यानी कि फिजिकल गुड्स होंगे, ठीक है, यानी टेंजिबल एसेट्स। तो इसलिए जब टेंजिबल एसेट्स या गुड्स की बात कर रहे हैं तो ओनली विजिबल ट्रेड आइटम्स को इंक्लूड करता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, क्योंकि गुड्स जो होते हैं वो विजिबल होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज शो बैलेंस अकाउंट बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमेशा बैलेंस अकाउंट आपको शो होगा क्योंकि ये डबल एंट्री बुक कीपिंग पे बेस्ड होता है, तो दैट्स व्हाई इसमें बैलेंस अकाउंट शो होता है। वहीं बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें तो ये फेवरेबल, अनफेवरेबल और बैलेंस्ड तीनों कंडीशंस को सपोर्ट करता है। फेवरेबल कंडीशन कब होती है, जब एक्सपोर्ट्स ज्यादा हो इंपोर्ट से, तब होगा ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। और जब एक्सपोर्ट्स कम होंगे और इंपोर्ट ज्यादा हो रहा होगा, तब अनफेवरेबल ट्रेड होगा। और जब बैलेंस होगा तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, ठीक है, तो बैलेंस्ड होगा। तो जो फेवरेबल होता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस, और अनफेवरेबल को बोलते हैं हम डेफिसिट। जब एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट हम ज्यादा कर रहे हैं, तो जब हम बाहर से सामान ज्यादा मंगा रहे हैं तो वो अनफेवरेबल कंडीशन हो गई। और जब हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं तो वो फेवरेबल कंडीशन हुई इकोनॉमी की। तो फेवरेबल कंडीशन हमारी सरप्लस कहलाती है और अनफेवरेबल कंडीशन डेफिसिट कहलाती है। और जब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है, वो कंडीशन होती है हमारी बैलेंस्ड कंडीशन, ठीक है। तो ये कहां पर देखने को मिलेगा, आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड में देखने को मिलेगा, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड बैलेंस सिचुएशन। ओके, बट बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऑलवेज शोज बैलेंस अकाउंट। क्लियर, ये दोनों डिफरेंस याद रहेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा इक्वल बैलेंस शो करता है और बैलेंस ऑफ ट्रेड तीनों कंडीशंस शो करता है, फेवरेबल, अनफेवरेबल एंड बैलेंस सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज इट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट एंड इट इंक्लूड्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो पार्ट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का, दैट्स व्हाई बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड खुद इस बैलेंस ऑफ पेमेंट में इंक्लूड होता है। क्योंकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बात करता है सिर्फ गुड्स की, और बैलेंस ऑफ पेमेंट बात करता है गुड्स की, सर्विसेज की, कैपिटल की, सबकी बात करता है। तो जो ज्यादा चीजों की बात कर रहा है वो बड़ा हुआ, और जो सिर्फ गुड्स की बात कर रहा है वो छोटा हुआ, ठीक है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अपने अंदर सबको इंक्लूड कर रहा है, दैट्स व्हाई बैलेंस ऑफ ट्रेड भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट में ही इंक्लूड होता है। तो इसलिए बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा वाइडर कॉन्सेप्ट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा नैरो कॉन्सेप्ट है। क्लियर, ये डिफरेंस याद रहेगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है। तो फ्रेंड्स ये थे बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सिंपल और क्लियर एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में बताएं अगर आपके कोई डाउट्स हैं या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, तो वो भी हम जल्द से लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।